नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए हाईलाइटेड कोशिश करेंगे, हाईलाइटेड ही हो। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या हुआ? ग्रेविटेशन का मतलब हुआ कि किसी भी प्लेनेट का, जरूरी नहीं अर्थ का, किसी भी प्लेनेट का खुद का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटी होती है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करके रखती है। हम क्या करते हैं? हम जमीन पे खड़े हैं, हम उड़ क्यों नहीं रहे? कारण ग्रेविटी। ठीक है, ये कहा जाता है कि आदमी मून पे ज्यादा उछल जाता है। मून पे जाता है तो नॉर्मली अगर चलता है तो क्या होता है? ज्यादा जंप कर सकता है। रीजन, मून की ग्रेविटी कम है बजाय की अर्थ के। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में पहला टॉपिक है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, m2/r²। और पिछली किसी क्लास में बताया था मैंने, जब कहीं भी जहां पे ये वाला टर्म आता है इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक नंबर का आ जाएगा। तो जिसमें ये होगा दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, देखिए ये है क्या? न्यूटन के ही नियम है। ठीक है, जब दो मास m1 m2 किसी दूरी पे होंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का बल है, जहां g क्या है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जब हम या दो बॉडी हैं, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जब दो बॉडी होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा आपस में बल लगाती हैं, चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सेकंड है केपलर्स लॉ। केपलर के नियम, केपलर के नियम क्या थे? केपलर ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, केपलर के 3 लॉ थे। पहला लॉ क्या था केपलर का? केपलर का पहला लॉ था कि जो भी कोई भी प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट, यह है प्लेनेट और यह सन, कोई भी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, वलयाकार बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, कोई भी प्लेनेट, ग्रह सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जिसपे सन क्या होता है? इलिप्स के एक फोकस पे होता है। ठीक है, ये पहला नियम था। प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच सन इज एट वन फोकस। सन क्या होता है? एक फोकस पे होता है। इलिप्स के 2 फोकस होता है, एक फोकस पे क्या होगा? सन होगा। दूसरा था एरिया। ये तो कह दिया कि यहां पे सन है, ये प्लैनेट है। दूसरा ये था कि कोई भी प्लेनेट जब सन के चारों ओर घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, मतलब ये है, मैंने 4 क्वेश्चन बना दी, P1 P2 P3 P4। ठीक है, 3 कम 3, 3 6, 3 3 3, 3 चक्कू 12। ठीक है, मैंने 3 महीने के पूरे साल को 3 महीने में तोड़ दिया। अगर यहां से हमारा ग्रह चलना शुरू हुआ है तो पहले के 3 महीने में जितना उसने एरिया कवर किया होगा, बाद के 3 महीने में भी उतना ही किया है, उसके बाद के 3 महीने में भी उसने उतना ही एरिया कवर किया है। ठीक है, महीने क्या हो गया? टाइम, और एरिया कवर। ठीक है, एरिया स्वेप्ट, तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लेनेट व्हाइल मूविंग अराउंड अ सन इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप टाइम एक जैसा लेते हो तो एरिया उतना ही कवर करेगा। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम में उसने ये मान लिया था, सपोज किया था सन
और ये प्लेनेट। ठीक है, कि जो ग्रह है या प्लेनेट है वो सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर रिंग में घूमता है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, जिसमें जो टाइम लेता है, जो टाइम लगता है वो क्या होता है, आर क्यूब। आर जो टाइम लगता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के। आर मीन्स इनके बीच की दूरी और टी एक पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगेगा, टाइम का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों के बीच के दूरी के बराबर, क्यूब की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे केपलर के नियम थे। अब आगे चलते हैं। अगला है छोटा जी, स्मॉल जी। इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण है, इसे त्वरण ही बोलते हैं। ठीक है, आया कहां से, देखो F इक्वल टू एम ए। हमको पता है कि जो ये ए है, जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस समय ए किसके बराबर हो जाता है, जी के बराबर। ठीक है, तो उस समय हमारा सूत्र क्या हो जाता है, एम जी। जो फोर्स लग रहा होगा, जो बल लग रहा होगा, कितना होगा, एम इंटू जी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये पूछ रहा था बड़े जी में और छोटे जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। देखिए, जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी स्मॉल जी में देखिए, प्रूफ कर लेते हैं, दो लाइन का है केवल। F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यह है हमारी अर्थ पृथ्वी, इसकी त्रिज्या है बड़ी आर, और कोई ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिर रहा है, तो अर्थ का मास हो गया m1, इस ऑब्जेक्ट का हो गया m2, इन दोनों के बीच की दूरी छोटा r। ठीक है, तो जो बल लगेगा, अगर मैं इसे m1 कहता हूं, इसे m2 कहता हूं, तो क्या हो जाएगा, m2g। इसमें जो बल लग रहा है वो m2g है। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, अभी देखा था हमने कितना बल फोर्स से आएगा, तो ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर। तो बराबर रख के निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, m2g बराबर g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m2 से m2 कटा, तो छोटा जी क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। यह है बड़े जी और छोटे जी के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अब कैपिटल जी स्मॉल जी में आ गया। अब जो आपके पास पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, अगर ये पृथ्वी है, अर्थ है, केंद्र से यहां तक की दूरी है r, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाती है h, ठीक है, h ऊंचाई पे है यहां पे, तो वहां पे g का मान कितना होगा। जो हमारी अर्थ की सरफेस पे जहां पे हम रहते हैं, यहाँ पे g का मान कितना होता है, 9.8, कभी कभी हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g का मान कितना होगा। और दूसरा है, पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से ये पूरी r है, और ये d है, डेप्थ, गहराई पे, d गहराई पे यहाँ पे g का मान कितना होगा। ठीक है, आपको दोनों चीजें निकालनी, इन दोनों का डेरिवेशन है। ठीक है, आप चाहे तो डेरिवेशन से कर लीजिएगा। ठीक है क्या, हमें रिलेशन पता है छोटा जी का, g बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच का, आर प्लस एच। ठीक है, केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र पे g का मान 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और h ऊंचाई, ये था g डैश h ऊंचाई पे, और अगर मैं g सामान्य लिखूं,
यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा gm/r का वर्ग। ठीक है, दोनों को भाग दे दो, जो जो कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, g डैश बराबर, देखिए gm से gm कट गया, g/g, तो ये वाला g डैश इधर g चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ये सबसे ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। ये क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, r² सबसे ऊपर आएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, यानी कि r²/r/h²। क्लियर। अब ऊपर से r² बाहर, नीचे से r² कॉमन ले लो, तो g r² 1 + h/r², ये कटा, तो आपका जो एक्सप्रेशन बना हो क्या, g डैश बराबर g 1 + h/r⁻²। एक एक्सप्रेशन ये बना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको खोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम, इसको बाइनोमियल परमी से खोलते हैं। तो बाइनोमियल परमी से खोल के मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, g डैश बराबर g 1 + 2h/r। ये हमारा क्या है, उस ऊंचाई पे g का मान इतना होगा। अगर मान दिया हुआ है, बाकी सब वैल्यूज दे रखी हैं ये सारी, तो आप मान रख के निकाल सकते हो। ठीक है, ये था ऊंचाई पे। अब गहराई पे कितना होगा ये आप लोग हल कीजिएगा। गहराई पे केवल क्या जाएगा, यहाँ पे -d आता रहेगा, ये -d आएगा, -d आएगा, -d/h, और ये d/r। ठीक है, ऐसा हल कीजिएगा। यह आपका पृथ्वी की सतह से ऊपर और पृथ्वी की सतह से नीचे g का मान कितना होगा। अब करते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी कि क्या हुआ, किसी चीज को गायब होने के लिए कितनी स्पीड या वेलोसिटी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप देखो, एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट का खुद का g होता है। हमारा कितना है 9.8। किसी भी प्लेनेट का खुद का g होता है, और जो प्लेनेट का g होता है यानी कि ग्रेविटी होती है, उसी के कारण प्लेनेट का एटमॉस्फेयर बनता है। प्लेनेट के चारों ओर एक स्फेरिकल एटमॉस्फेयर होता है, वो किस कारण बाइंड रहता है, वो g के कारण ही होता है। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से खींच के रखती है, और जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो अर्थ की सरफेस से उतना नजदीक होगा, क्योंकि g क्या करता है, सीधे सीधे मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका मास ज्यादा है तो ग्रेविटी भी ज्यादा एक्ट करेगी। कैसे, अभी ये देखा था आपने gm/r², तो जिसका मास ज्यादा उस पर ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी, लेकिन जिसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी उस पर ग्रेविटी कम करेगी। तो दूरी ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इतना वेग देना पड़ेगा, इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि क्या कर दे, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फील्ड को क्रॉस कर जाए। यानी कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, किसी भी प्लेनेट से किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंक देना कि वो उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। सपोज अर्थ है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, मैंने यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंका, तो जैसे ही वैसे क्रॉस कर देगा, वो वापस कभी नहीं आएगा, वो हमारे यूनिवर्स में घूमता रहेगा फिर। क्लियर। लेकिन अगर यहां तक ही पहुंच पाया, वहां तक ही पहुंच पाया, तो ये वापस अर्थ में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां से ऊपर फेंका, ठीक है, अगर उसने फील्ड क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा, अर्थ में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्लियर। अब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11.5 लगभग 11.5 किलोमीटर की स्पीड से जब ऑब्जेक्ट जाता है तो वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। आप अलग अलग प्लेनेट की निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gr। ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी होती है किसी भी प्लेनेट के लिए। आपको g और r का मान पता होना चाहिए और आप वैल्यू रख लोगे। एक और चीज होती है इसके बाद, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हुई, ऑर्बिटल वेलोसिटी हुई किसी भी प्लेनेट को सन के चारों ओर घूमने के लिए एक ऑर्बिट में रहना पड़ता है।
उस ऑर्बिट में वो कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से घूमता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से घूमता है। जिस स्पीड से घूमता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर अर्थ से कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई तो जैसी वो ऊपर यूनिवर्स में जाएगी तो क्या करेगी, वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाएगी। रिवॉल्व करेगी तो क्या होगा, उसकी एक वेलोसिटी होगी। तो वो कितनी होती है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अंडर जी आर, ठीक है, अंडर जी आर। इन दोनों में से ये डिफरेंस होता है, एक जी आर है, एक अंडर जी आर है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज, जब कोई भी प्लेनेट, एक क्वेश्चन है, जब कोई भी प्लेनेट सन के चारों ओर घूमता है, आपको ये फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सन है, इसके चारों ओर प्लेनेट घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लेनेट होने की यही खासियत है कि वो प्लेनेट क्या करता है, दूसरे की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। प्लेनेट होने की एक कंडीशन ये भी है कि वो दूसरे की ऑर्बिट को नहीं काटेगा। प्लूटो को इसीलिए हटा दिया गया था क्योंकि वो ऑर्बिट्स काट रहा था दो प्लैनेट्स की। देखिए, अगर ये सन है, कोई भी प्लैनेट उसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाना चाहिए था, इसको धीरे धीरे सन के नजदीक आना चाहिए था और एक बार सन में गिर जाना चाहिए था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1 m2 अट्रैक्शन होगा या फिर क्या करेगा, धक्का मारेगा और सन से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। ये कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों वैसे ही घूमता रहता है। देखिए, दो बॉडी के बीच हमेशा अट्रैक्शन लगता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। वाली कंडीशन किसमें होती है, मैग्नेट में। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है तो बॉडीज क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखा जा रहा है कि ये m1 है, ये m2 है, दोनों को तो अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, यानी कि किसी प्लैनेट को अर्थ सन के साथ क्या हो जाना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जब आप किसी पत्थर पे रस्सी को बांधते हो और घुमाते हो तो क्या होता है, पत्थर नहीं निकलता है, पत्थर उस रस्सी से नहीं निकलता, एक कांस्टेंट सर्कल में ही घूमता है। लेकिन अगर आपने उसकी स्पीड कम कर दी तो क्या होगा, वो पत्थर अंदर के लिए गिर जाएगा, ठीक। ये कंडीशन भी उसी के साथ, हर एक प्लेनेट की एक कांस्टेंट स्पीड है। अगर ये सन है और ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट अगर अपनी किसी स्पीड से, जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है, उससे कम की स्पीड पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम की स्पीड पे रिवॉल्व करेगा तो वो अंदर के लिए आना शुरू कर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वो अंदर के लिए आना शुरू कर जाएगा। अगर वो इससे तेज भागता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से बड़ा और ऑर्बिटल वेलोसिटी से छोटा, हर एक प्लैनेट की अलग अलग है। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा जाता है तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम करता है तो सन के साथ मर्ज हो जाएगा, सन में आके गिर जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रेविटेशन में इतना ही था, ठीक है। और सैटेलाइट का था, जैसे जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट। तो ये क्या है, सैटेलाइट क्या है, जो हमें क्या करती है, ऊपर से हमारे अर्थ की इंफॉर्मेशन हमें भेजती हैं। जियो स्टेशनरी वो हुई जिसका रिवॉल्यूशन और अर्थ का रोटेशन एक जैसा होता है, वो अर्थ के चारों ओर घूमती है और अर्थ भी घूमती रहती है। तो जैसे अर्थ का रोटेशन और उसका रिवॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं। अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल होता है। 24 घंटे का समझ लीजिए, तो इसलिए वो 24 घंटे में क्या था, एक ही पोजीशन में दिखाई देती है, उसे जियो स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स, कीप वॉचिंग।